हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार अपन ने ना नस्ट इक्वेशन का पहली वीडियो कवर कर लिया। उसमें मैंने आपको बताया है कि अपन नस्ट इक्वेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और अपन ने उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए समझा था कि अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है और हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे। आज का वीडियो कंप्लीटली डेडिकेट होने वाला है कि अपन किसी सेल का नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हो, या फिर हमें सेल रिएक्शंस दी हों, या फिर हमें उनके रिडक्शन पोटेंशियल दी हों एनोड और कैथोड के। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज ये वीडियो बहुत सारे आपके डाउट सॉल्व कर देगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके पास 10 से 15 मिनट लूँगा और इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई नस्ट इक्वेशन का यूज़ आप कैसे करना है सेल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट डाउन द नस्ट इक्वेशन। सबसे पहले हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है फॉर द फॉलोइंग सेल। हमें देखो टेम्परेचर दिया है, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, अगर आपको टेम्परेचर 298 दिया है या फिर अगर आपको टेम्परेचर दिया ही नहीं है तो आपको एक इक्वेशन मैंने बनवाई थी नस्ट इक्वेशन, मैं फिर लिख के बताऊंगा। अगर टेम्परेचर इतना नहीं दिया जाता तो अपन दूसरी वाली नस्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहली वीडियो देखें। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर लिंक आ रही होगी, मतलब अपने सर की बने, यहाँ पर देखो वीडियो में लिंक आ रही होगी, इस पर क्लिक कर दो, वहाँ दिख जाएगा आपको फर्स्ट वीडियो। तो चलो यहाँ आगे देखते हैं। टेम्परेचर इतना है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ। अब देखो यहाँ पर नॉट नहीं लगा, मतलब नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करने का बोल रहा है। ठीक है, हम एक सेल हमारे पास है कॉपर जिसमें हमें लग रहा है एनोड है और यहाँ पर ये कैथोड है। हाँ, ये एनोड क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसलिए एनोड, और ये क्या है, कैथोड है। चलिए, तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो पहला काम हमारा होता है कि आपको अगर सेल है ना तो सेल रिएक्शन लिख लो। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एनोड कैथोड से। तो एनोड यहाँ पर कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो वैसे तो हमें पता है कि एनोड लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, लेकिन कंफर्म करो कैसे करेंगे। यहाँ पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 0, और यहाँ कॉपर के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 2+। अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। तो प्लस चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड है। तो यहाँ पर एनोड वाली रिएक्शन लिख लो जरा। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई भैया, एनोड पर जो है वो CuS था, मतलब कॉपर था, कैसा था, सॉलिड था। क्या बन गया, देखो एरो लगा है मतलब उस साइड, एरो के उस साइड जाकर क्या बन गया, ये एरो के उस साइड जाकर ये बन गया, एरो के उस साइड जाकर ये बन गया Cu2+। तो यार यहाँ पर कॉपर के पास 0 चार्ज था, यहाँ पर कॉपर के पास 2+ चार्ज आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यार इस साइड आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ये देखो यार, कैथोड पर रिडक्शन होता है, क्या रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज कम हो गया। जी हाँ, प्लस चार्ज कम होना रिडक्शन कहलाता है, मतलब यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन हुआ है। तो चलो जरा रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख दो। मतलब कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर भाई हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास यहाँ पर था Ag+, तो आप लिखिए यहाँ पर Ag+, जो उधर जाकर Ag बन गया, जो एरो के साइड जाकर क्या बन गया, Ag बन गया। अब आप मुझे बताइए, प्लस चार्ज कम हो गया, प्लस चार्ज कब कम होता है, जब माइनस चार्ज आ जाता है। देखो किसी इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव रहता है, कहता है ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी नेगेटिविटी ले ली, मतलब माइनस चार्ज ले लिया, तो उसके अंदर की पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना। तो पॉजिटिविटी कम होना मतलब रिडक्शन होना, पॉजिटिविटी बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होना। क्लियर है। तो यहाँ पर Ag+ की देखो पॉजिटिविटी कम हो गई, मतलब क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी लेने से। तो कितना प्लस चार्ज कम हुआ, 1 प्लस चार्ज कम हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो इसने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया। इतना क्लियर नहीं है, मैं इसे थोड़ा फैला कर लिखता हूँ, रुको ज़रा। तो यहाँ पर कैथोड था, यहाँ पर Ag+, और यहाँ पर ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बन गया Ag। अच्छा, अब हमें लिखना है इसकी सेल रिएक्शन। देखो हमें ना बेसिकली सेल रिएक्शन चाहिए थी, तो अपन सेल रिएक्शन बनाते हैं। एक रूल होता है कि सेल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने पड़ते हैं दोनों साइड। तो इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो पाएंगे, नहीं भाई। इस साइड अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो साइड भी 2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जितने भी काम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 2 यहाँ भी लग जाएगा, एक 2 यहाँ भी लग जाएगा, और एक 2 यहाँ भी लग जाएगा। अब इस 2 को यहाँ से हटा दो क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इस 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ सेल रिएक्शन क्या बन गई, सेल रिएक्शन बन गई। मैं सेल रिएक्शन को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है, स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर यहीं पर देख लो, पहले इस साइड वाले इस साइड लिख लो। तो यहाँ पर बन गया Cu सॉलिड प्लस 2Ag, यहाँ पर क्या बना प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इस साइड Cu2+, और यहाँ पर प्लस में 2Ag। इतना क्लियर है ना। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ बना था Cu सॉलिड, तो यहाँ क्या बना है Cu, यहाँ बना है सॉलिड, U क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। फिर प्लस में क्या है 2Ag, यहाँ पर क्या है प्लस, एरो के साइड क्या चला गया, ये हो गया Cu2+, और यहाँ पर क्या हो गया 2Ag, जो कैसा है, सॉलिड है ना। अब क्या होता है, आयंस जो होते हैं एक्वस होते हैं, और कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, सॉलिड चीज़ सॉलिड, और ये एक्वस है। चलिए, तो अपन ने सेल रिएक्शन बना ली। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, वरना अपन इसे बता देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत अभी है नहीं है।
चलिए अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं इस सेल के लिए। तो देखिए अगर टेम्परेचर 298 है तो मैंने कल क्या बताया था कि नस्ट इक्वेशन हो जाती है ई सेल हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये सेल है तो हम यहाँ ई सेल लिखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर लॉग बेस 10 प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब है, अब मैं क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रखना है। जैसे अगर 2 प्रोडक्ट हैं तो आपको बगल बगल में लिखना है, अगर एक है तो एक ही बार चलेगा, 2 रिएक्टेंट है तो बगल बगल में लिखना है तो एक ही बार चलेगा, है ना। अभी अपन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब तुम सोचो कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए और हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास होना चाहिए ई सेल, हमें फाइंड, ये तो फाइंड करना है। ई नॉट ऑफ सेल, यार ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या क्या है देखो, अच्छा हाँ, हमारे पास ई नॉट ऑफ एनोड है, हमारे पास ई नॉट ऑफ कैथोड है, लेकिन हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल थोड़ी ना है। समझ गए पहली प्रॉब्लम। दूसरी एन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, याद है यहाँ पर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन काटे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स काटे थे ना। तो यहाँ पर एन के लिए 2 आ जाएगी, पता चल गया। लॉग बेस 10 ये तो सॉल्व हो जाता है। पी और आर प्रोडक्ट, रिएक्शन में उस साइड वाले क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट, और इस साइड वाले क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। तो हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल नहीं है। इसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना आता है तो आप इसे चुटकी में कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ कैसे। मैंने आपको ईएमएफ में सिखाया था, यहाँ अपन साइड में करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड के माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के। इज दैट करेक्ट? सही बात है। अब इस क्वेश्चन में देखो तुम्हें गिवन है एनोड कौन है, कॉपर। अब तुम देख लेना ये इसका रिडक्शन, हम इस क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करते हैं, तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। क्या यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज कम हो रहा है, हाँ, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पर प्लस चार्ज कम हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको पहले यहाँ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। तो बताओ कैथोड कौन है इन दोनों में से, ये एनोड था और ये कैथोड था। तो मतलब एजी की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है, मतलब यहाँ पर 0.80 माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट ऑफ एनोड कितना है देखो, ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड मतलब कॉपर, कॉपर का कितना है यहाँ पर 0.34, तो 0.34। बताओ कितना आंसर जाएगा, 0.80 में से 0.84 जाएगा, तो आई थिंक 0.46 वोल्ट इसका आंसर आना चाहिए, है ना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये तुम्हारे ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है ना। हमने ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाला भाई, हमने ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड में से ई नॉट ऑफ एनोड माइनस कर दिया तो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल आ गया। अब हम उस ई नॉट ऑफ सेल के लिए यहाँ पुट करके हम इस सेल का नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं। इसे आप याद कर लें, ई नॉट ऑफ सेल कितना है, 0.46। तो चलिए अब जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई सेल हमें फाइंड करना है। ई नॉट ऑफ सेल कितना निकाला था हमने, 0.46 निकाला था, माइनस 0.059। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2। अब ध्यान से देखिएगा, लॉग बेस 10। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है ना आपको ना मल्टीप्लाई करके लिखना है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को। तो यहाँ पर 2 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ये दोनों। चलो लिख लेते हैं ज़रा क्या क्या है भाई। यहाँ पर हमारे पास Cu2+ है ना, और इस साथ में यहाँ पर क्या है, Ag है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, Ag है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर आगे 2 लगा है, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपको ना पावर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, पावर। तो यहाँ पर जो Ag के सामने 2 लिखा है ना, अपन से यहाँ Ag की पावर लगा देंगे यहाँ पर। अब डिवाइडेड बाय नीचे आता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या क्या है, कॉपर और सिल्वर। तो अपन यहाँ कॉपर लिखेंगे, है ना, और बगल में क्या लिखेंगे इसके जस्ट, सिल्वर Ag+। तो यहाँ पर Ag+ कितना है देखो, 2 मोल्स है, तो अपन इसकी पावर लगा देंगे। इतना क्लियर है ना। चलो अब ध्यान से देखो। अब हम क्या, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसे हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो प्रोडक्ट में से Ag यहाँ पर 1 होने वाला है और रिएक्टेंट में से कॉपर यहाँ पर 1 होने वाला है। अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा अपना ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। अब ये तो 1 हो गया, नहीं ये वाला 1 हुआ था ना। अच्छा Cu2+ कितना है, Cu2+ देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, कहीं दिया है क्या, हाँ, Cu2+ कितना है, 0.1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.1, है ना। अच्छा देखो अब ये कितना हो गया था, सुनो ध्यान से, अब ये हो गया था 1 और 1 की पावर 2, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। और 1 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं कहा मैं 0.1 में, देखो कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो, ये 1 होता है तो 1 की पावर 2 कितना आंसर आएगा, 1 की पावर 2 आंसर कितना आता है, 1। अब 1 इसके मल्टीप्लाई में है, तो किसी का ही मल्टीप्लाई अगर 1 से होता है तो आंसर वही होता है। तो इसलिए अपन यहाँ पर इस पूरे को हटाने वाले हैं। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितने लिख दी क्वेश्चन से, 0.1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉलिड क्या था, यहाँ पर सॉलिड कॉपर था, तो इसे अपन ने कितना मान लिया, 1। तो 1 तो हट जाएगा। अब क्या है Ag+, कितना Ag+, 10 - 3। तो अपन ने लिखा 10 - 3। अब यहाँ पर इसकी पावर 2 लगी थी ना, तो आपको इसी पावर के लगाना पड़ेगी, 2 लगाना पड़ेगी।
इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब आप एक काम करिए, देखिए अब इसे अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10। अब पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 0. अच्छा एक बात और, 0.1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, मैंने कल बताया था 0.1 को अपन लिख सकते हैं 10 पावर -1, ये अपन सीख चुके हैं। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 10 पावर -1 अपॉन में 3 2 6, 10 पावर -6। इतना क्लियर है ना। अब अपन क्या कर सकते हैं भाई, अब यहाँ पर आप इसे ऊपर ले आइए, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इसे आप ऊपर ले आइए तो ऊपर लाने पर क्या हो जाएगा, ये मैं इसे यहाँ पर ही सॉल्व कर देता हूँ। अब ये 10 -1 था तो यहाँ पर ये 10 -6 था। अगर आप माइनस वाले को ऊपर लाओगे तो मैंने कहा था पावर अगर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 -1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 प्लस हो जाएगी। अब अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10 और -1 प्लस 6, तो आंसर कितना आएगा 10 पावर 5। इज दैट क्लियर। मतलब यहाँ पर सब कुछ होकर ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा 10 पावर 5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया अपना ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हो गया लॉग बेस 10, तो लॉग बेस में 10 तो था ही, और यहाँ 10 पावर 5। रुको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। लॉग बेस 10 और यहाँ 10 पावर 5। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, लॉग बेस यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैंने लॉग बेस x मान लिया। अगर यहाँ पर m की पावर n है, देखो लॉग के बेस में कुछ भी हो, m की पावर अगर n है तो n जो है वो आगे आ जाता है, n कहाँ जाता है आगे, और ये बन जाता है n log m, है ना, क्लियर है। अब यहाँ देखिए लॉग का बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर जो भी चीज़ है, अगर m के पावर क्या है n है, अगर m की पावर क्या है n है तो 5, ये कहाँ जाएगा आगे जाएगा। तो इसे अपन लिख सकते हैं, देखो साइड में बताता हूँ। अब ये जो है ना वो अपना है लॉग, इस यहाँ साइड में लिख लो, नोट ही कर लो। अच्छा यहाँ पर है लॉग बेस 10 पावर 5, तो ये बन जाएगा अपना 5 लॉग और यहाँ पर 10। इतना क्लियर है नहीं है, क्लियर है ना। चलो आगे देखो, तो इसे अपन लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2, और यहाँ क्या हो गया 5 लॉग बेस 10 और यहाँ पर 10। मैंने कल ही आपको बताया था कि लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग बेस यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1। तो अब यहाँ पर अपन लॉग बेस 10 को हटा करके लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो अब यहाँ से तो 1 चला गया, 1 मतलब खत्म। तो अब आप कुछ नहीं करना, आप इससे डिवाइड करो, इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 0.46 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0295 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब पहले से सॉल्व करके आंसर निकाल लो। तो यहाँ पर ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 से 25, 5 9 से 45 और 2 47, 5 2 से 10 और 4 14, 1 4 14, यहाँ पर 1, तो 0.1475 और यहाँ पर कितना है 0.46 माइनस। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर 0.4600 ऐसे माइनस करना है 0.1475, तो ये कितना बचेगा 25, और यहाँ कितना हो गया 5 में 4 हो गया तो 1, यहाँ 3। तो अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आ गया ई सेल इज इक्वल टू 0.3125 वोल्ट अपना आंसर है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको ये भी समझ में आया कि अपन किसी सेल का, अगर हमें देखो यहाँ पर ना पहली बात अपन को इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया था और हमसे पूछा था सेल का नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, पूरा क्लियर हो गया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ और टॉपिक समझना है तो उससे आप शेयर कर सकते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में कोई बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली बता दें। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।